चलिए बेटा, आवाज क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, आज हेडिंग डालिए एक्सेस डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। एक्सेस डिमांड। चलिए करूं स्टार्ट बेटा। हाँ जी सर। चलिए, excess demand refers to the situation where aggregate demand AD is more than aggregate supply। एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? नेशनल इनकम वाई। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग level of full employment of output in the economy। बेटा 100% इसका क्वेश्चन ऑनलाइन या सब्जेक्टिव में आएगा, श्योरिटी पक्का आएगा इसका क्वेश्चन। आता ही है या एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड। पहले जब आज से कई साल पहले, 5-6 साल पहले, तो 2 पेपर का सेट आता था, जैसे तो एक पेपर में आता था एक्सेस डिमांड, दूसरे में डेफिसिट डिमांड। जरूर आएगा इसका क्वेश्चन 100%। जैसे मल्टीप्लायर बहुत टाइम से आ रहा है लगातार। चलिए, इट इज द एक्सेस ऑफ anticipated expenditure over the value of full employment level। over the full employment level, excess demand gives rise to inflationary gap। very important, inflationary gap। आयुष, inflationary निखिल क्या होता है बेटा? सर महंगाई का बढ़ना। वो तो ठीक है, मगर इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से जो इंक्रीज करेगा, उनके बीच में जो गैप होगा वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इंक्रीज होगा और जितने का उनमें गैप होगा प्रीवियस वन से, वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। और ये होता क्यों है? ये होता है इन्फ्लेशनरी गैप ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ेगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, स्टार्ट करो। इन्फ्लेशनरी गैप, एक बार
काव्या ये बोल दे बेटा सारा। Excess demand refers to the situation where aggregate demand is more than aggregate supply, corresponding level of full employment of output in the economy. It is the excess of anticipated expenditure over the value of full employment level. Excess demand give rise to inflationary gap. ठीक है, और दूसरा इसमें इन्फ्लेशनरी गैप मैंने क्या बताया है? एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर aggregate एग्रीगेट सप्लाई और supply. ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण। चलिए स्टार्ट करता हूं, इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। इट रेफर्स टू द गैप, it refers to the gap by which aggregate demand exceeds the aggregate supply required to establish full employment equilibrium. फटाफट नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाता हूं बेटा। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। यस सर। यस सर हो गया। चलिए किसी ने बेटे दोबारा किए थे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के जो लास्ट क्लास में करवाए थे? सर किए थे। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। अभी उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। और वैसे चलिए, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कितने डिग्री से बनता है? 45। 45 डिग्री। और एग्रीगेट डिमांड किसके थ्रू बनता है? C प्लस आई। आई। ये हमने सीखा है अभी तक। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ये बढ़ गया एग्रीगेट डिमांड बेटा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए इक्विलिब्रियम आप सबको पता है यहां पे होता है, ये आपका पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यही सीखा था हमने पिछली क्लासों में। यस सर। ये सीख लिया। अब दोनों का निखेल ये डिफरेंस है, ये तो जो ये डिफरेंस शो कर रहा है वो कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। हाँ जी, ये कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। ये एरिया मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं EF, ये गैप हो गया EF। चलिए आ गया समझ? बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए अब। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड
चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। Yes, sir. चलिए, इनकम और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट is calculated on x-axis, whereas aggregate demand is calculated on y-axis. y-axis पे कैलकुलेट किए जाते हैं। Aggregate demand and aggregate supply intersect at point E. E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस चीज को क्या शो करते हैं बेटा? Full employment equilibrium. Full employment It equilibrium. shows full employment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और मैंने किस रीजन से बताया था होता है ये? ड्यू टू Increase in investment. increase in investment expenditure. चलिए फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो हो गया। गया? हो गया सर। चलिए मानिक लिख रहा है बेटा तू? Aggregate demand rises from AD to AD dash. AD to AD dash. It shows the situation of excess demand. It shows the situation of excess demand and the gap between them. गैप बिटवीन देम। गैप का नाम क्या लिखा था हमने? सर EF. इन्फ्लेशनरी गैप। Inflationary. EF हमने point. गैप का नाम क्या लिखा था? EF अच्छा EF is termed as inflationary gap. Is termed as inflationary gap. चलिए हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब हाँ जी, लिखिए रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। पहला पॉइंट बेटा, rise in propensity to consume. Rise in propensity to consume. Excess demand may arise. Excess demand may arise because
of increase in consumption expenditure। एग्रीगेट डिमांड के अंदर मृदुल कितनी चीजें आती हैं बेटा? दो ही चीजें होती है मेन, एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट। Investment. अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि सी बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा Yes, sir. ड्यू टू propensity to consume or fall in propensity to save। मतलब propensity to consume इंक्रीज करेगा या फिर फॉल कर लीजिए propensity to save के अंदर। दूसरा पॉइंट, रीजंस लिखने हैं। क्या क्या रीजंस है जिनके कारण हो रहा है? रिडक्शन इन टैक्सेस। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्सेस। इट मे बी अकर ड्यू टू द increase in disposable income and consumption demand because of decrease इन टैक्सेस। चलिए इधर आयुष सेकंड पॉइंट बेटा मेन बता, क्या मतलब है इसका? सर बताता हूँ। सेकंड पॉइंट, पहला तो हमें सर, सिंपल क्लियर है। हाँ जी सर बोलो। बेटा इसमें बोला गया है ये तब भी हो सकता है एक्सेस डिमांड जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई हो और कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ गई हो डिक्रीज इन टैक्सेस की वजह से। जब टैक्सेस जनरेट कम होगा गवर्नमेंट के पास और खर्चा ज्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Increase in government expenditure, rise in the government expenditure demand for goods and services due to the increase in public expenditure will also result gives excess demand। इधर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इधर मानसवी कंपोनेंट्स बताइए, एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से होते हैं? सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बिल्कुल। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। और लास्ट क्या होता है? नेट नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ऑब्वियसली है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब X एक्स minus माइनस M। तो अगर जी भी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा।
तो इसके कारण फिर एक्सेस डिमांड आएगा। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये तो अभी उसी का पार्ट ही चल रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सारे वही रीजंस है जिनके अंदर ये एड ऑन होते हैं। एक्सेस डिमांड may arise when there is an increase in investment expenditure due to decrease in rate of interest or in loan or increase in expected return। चल बेटा बोल, काव्या क्या मतलब है इसका? कॉमन सेंस बोलनी है इसमें। सर जब डिमांड बढ़ेगी तभी जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारी जो रिटर्न आएगा वो भी हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं एफडी का इंटरेस्ट बढ़ जाए, मान लो अगर 5 या 6% चल रहा है, वो 10% हो जाए। जब मैंने आज से कई साल पहले स्टार्ट किया था पढ़ाना 1996-7 में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें 12% था, 12-13% एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो अमाउंट बहुत जल्दी 3-4 साल में डबल होता था। अब इन्होंने बिल्कुल ही कर दिया है 5, 5.5, तो अमाउंट डबल होने में 8 या 9 ईयर्स लगेंगे। तो यही रीजन है कि लोग जो है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, जिसका भी कोई भी फाइनेंशियल का, किसी भी बैंक का, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो लोग वहां पैसा लगाएंगे, तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट उनकी बढ़ेगी कि भाई वहां स्कोप है, वहां पैसा लगाओ। अगला, फॉल इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट कम होगा आयुष, तो फिर भी बढ़ेगा। यस सर। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल prices, higher international prices in comparison to domestic prices will also lead to excess demand। ये भी सिंपल है कि अगर इंपोर्ट कम होगा तो फिर फायदा होगा, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। चलिए 6th पॉइंट, deficit financing। excess demand may be caused due to increase in the money supply
increase in the money supply caused by deficit financing. लास्ट, ये भी सिंपल है, मनी सप्लाई बढ़ेगा डेफिसिट एक्सेस के कारण। लास्ट पॉइंट क्या बन सकता है निखिल बताइए? हमने कंजम्पशन को बढ़ा लिया, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ा लिए, क्या बनेगा निखिल? इन्वेस्टमेंट export बढ़ा बढ़ाना। ली और इंपोर्ट को फॉल कर दिया। कौन सा एक्सपोर्ट item एक्सपोर्ट नहीं? बढ़ाना। बिल्कुल सही कह रहा है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें वही होगा ना, इंटरनेशनल महंगाई की वो वजह से हमारे पास फिर ज्यादा पैसे आएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है तू बेटा, बिल्कुल उसी का ऑपोजिट पॉइंट ही हो गया, क्योंकि हमारे प्राइसेस कम है, बाहर के ज्यादा है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें बेनिफिट होगा। वही पूरा की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। एक्सेस डिमांड may also arise when demand for export goods increases due to comparatively low prices of domestic goods, और क्या होगा निखिल? सर सर्विस नहीं, ड्यू टू एक्सचेंज रेट फॉल होगा फॉर डोमेस्टिक करेंसी। ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा? C plus C plus I I plus plus G G plus X X minus M. minus M. तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, जिसके कारण ये इंक्रीज होगा। एक बार छोटा सा फिर दोबारा डायग्राम देख लीजिए, कैसे बनेगा डायग्राम। यहाँ पे 45 डिग्री का बन गया, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आ गया, यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया एग्रीगेट डिमांड। जिस पॉइंट के ऊपर ये जा रहा है ये कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये जो डिफरेंस है वो कहलाएगा Inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप। ये पॉइंट कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो हमने लॉजिक क्या सीखा? एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगा एग्रीगेट सप्लाई के कारण ड्यू टू 7 रीजंस, और जो गैप शो करेगा वो कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। ये सारा का सारा इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर पूरा कंसेप्ट है। Impact on excess demand. चलिए लिखिए, excess demand is not a desired situation, because it does not lead to any increase in the
level of aggregate supply, in the level of aggregate supply is already at full employment, is already at full employment level. Excess demand has the following effects on output, effect on output, employment and जर्नल प्राइस लेवल, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, जर्नल प्राइस लेवल जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। चलिए देखिए, एक्सेस डिमांड का मतलब आपको पता ही है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो तीन चीजों पे पड़ेगा, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट में और जर्नल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो इन चीजों पे इफेक्ट होगा ही होगा। तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इम्पैक्ट ऑन या इफेक्ट ऑन आउटपुट। सबसे पहला इफेक्ट, सर मृदुल को एडमिट कर लो। हाँ एक मिनट करता हूं, इफेक्ट ऑन आउटपुट। यासना, हाँ जी सर। क्रिश कहाँ है? पता नहीं सर मेरे को। पता करो, काफी दिन हो गए, फिर दोबारा शुरू हो गई छुट्टियां इसकी, फिर घूमने गया क्या? पता नहीं सर मेरे को। फोन करके पूछना। वैसे एक्सेस डिमांड डज नॉट reflect the level of output because economy is already at full employment, level, and there is no idle capacity in the economy। चलिए काव्या बोल दे बेटा ट्रांजैक्शन। सर शायद से क्रिश लॉबी में उसको ऐड कर लो। करता हूं मैं। काव्या बेटा बोल दे एक बार। सर ये क्या इफेक्ट ऑन आउटपुट बोलूं? पूरा बोल दे चाहे। ठीक है सर। Impact of excess demand. Excess demand is not a desired situation because it does not lead to any increase in the level of aggregate supply. It's already at full employment level. Excess demand has the एक मिनट, इसका मतलब ये है फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होता है। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी सप्लाई उतनी रहेगी तो ऑब्वियसली है तो उसकी पूरे फैक्टर्स नहीं मिल पाएंगे, डिमांड इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इन केस में क्या होगा, आउटपुट पे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा वो बताइए। excess demand does not reflect the level of output because economy is already at full employment level and there is no idle capacity in the economy. क्या मतलब है इसका? देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। क्या मतलब है बेटा? निखिल, आयुष, मृदुल, क्या मतलब है इसका? सर मतलब तो वो पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। सर तो आगे अगर और एक्सेस अगर कर लोगे तो अपॉर्चुनिटीज या बाकी चीजें नहीं है।
यस फिर सर। अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर है? इसमें हम ये कह सकते हैं वो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जा रहा है, जैसे आपने लिखवाया हाँ था। बिल्कुल कह सकते हैं, ओवर वाला। चलिए अगला सेकंड, इफेक्ट ऑन जर्नल प्राइस लेवल। ये कौन सा होता है? इन्फ्लेशन। इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई महंगाई। भत्ता। महंगाई। एक्सेस डिमांड lead to rise in the journal price level, that is inflation. Journal price level, that is inflation, as aggregate demand is more than aggregate supply. Is more than aggregate supply. एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगा एग्रीगेट सप्लाई, इसी कारण से या इसी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। थर्ड, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। There will be no change in employment level as it already operates at full employment equilibrium. Full employment equilibrium, and there is no involuntarily unemployment. मतलब डिमांड बढ़ने से कोई ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यस तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांस ज्यादा है। चलिए हो गया बेटा, यस फटाफट नोट Yes, कर sir. लीजिए। Yes, sir. चलो आगे। यस सर। चलिए अब अभी तक हमने जो पढ़ा है बेटा, इसका डायग्राम सबको आता है? दोबारा Yes, बना के sir. दिखाऊं? आता है आता है सर। याद है? यस यस सर। सर। चलिए बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आ गया, ये y आ गया, यहां से AS एग्रीगेट 45 सप्लाई, aggregate दूसरा क्या supply, बोलते हैं y, वाई ये 45 डिग्री हो गया। 45 यहां से फिर AD एग्रीगेट AD, डिमांड C फिर- प्लस I हो गया, फिर सर यहाँ फिर से एक और AD, इंक्रीज एक हो और। गया, ये बन गया एग्रीगेट dash। डिमांड डैश। ये पॉइंट ऐसा है जो इक्विलिब्रियम है, और Full इससे employment। अगर आप Full कनेक्ट करोगे, employment। ये जो आ गया F और ये हो गया आपका E, तो ये जो एरिया हो गया वो क्या कहलाएगा? गैप होगा। इन्फ्लेशनरी Inflationary गैप या फिर gap। एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये है। तो चलिए इसको कंट्रोल करने के लिए लिखिए, मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का लास्ट टॉपिक है बेटा।
दो तरीके हैं, अच्छी तरह लिख लीजिए बेटा। पहला फिस्कल पॉलिसी, पहला फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, आयुष फिस्कल पॉलिसी किसके हिसाब से होता है? सर बजट के हिसाब से। बिल्कुल, यू कैन से पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके हिसाब से होती है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। नहीं, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई जो हमारी कंट्री में। ओके सर। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो ब्रेकअप है। पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा क्वालिटेटिव। सर ये तो हम अपने उसमें पढ़ाए थे ना, मनी एंड बैंकिंग में। हाँ, उसके हिसाब से भी आपको सारे पढ़ के चलने हैं बेटा, सारे के सारे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको थोड़ा याद होगा उसमें मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में। फटाफट नोट कर लीजिए। पहला फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के हिसाब से, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक होते हैं, क्वालिटेटिव अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो फटाफट नोट सर हो करिए। गया। पहला स्टार्ट करूं, फिस्कल पॉलिसी। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, आज फिस्कल पॉलिसी को कवर करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में आइटम्स या पॉइंट्स या टाइप्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फिस्कल पॉलिसी। चलिए, एक इसको करवाने से पहले एक जरा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? मानिक, एग्जाम में तो ये पक्का क्वेश्चन आना है। एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा तो क्या निकलेगा? आता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। गैप निकलेगा। गैप। फिर उसमें हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा कि बेटा इसके किस किस के चीजों के कारण ये हो रहा है, रीजंस। तो हमारे रीजंस क्या क्या थे बताइए? सर कंजम्पशन इंक्रीज होगा तब होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट तब इंक्रीज होगा, होगा, गवर्नमेंट के खर्चे होंगे तब होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज करेंगे तो इसके कारण भी बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड। डिक्रीज इन इम्पोर्ट, डिक्रीज इन डिक्रीज करेंगे इंपोर्ट को तो उसके कारण भी होगा, इसको डिक्रीज करेंगे। और क्या था? एक डेफिसिट फाइनेंसिंग भी था सर रिडक्शन इन टैक्सेस और रिडक्शन इन टैक्सेस। तो हमने ये डिस्कस किया था, ये रीजन है जिसके कारण ये सारे के सारे इन्फ्लेशनरी गैप को, रीजन को बढ़ाते हैं। फिर सर हमने एक आज और क्या था। पढ़ा है? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं? पहला आउटपुट के ऊपर, दूसरा इन्फ्लेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? जनरल प्राइस लेवल, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो अब इन सबको कंट्रोल या करेक्ट करने के लिए अब स्टार्ट हो रही है उसकी फिस्कल पॉलिसी। तो शॉर्टकट में अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, और डायग्राम तो आप सबको बहुत बार, मैं बार बार करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाली चीज है, 100% आएगी बेटा। ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, ये 100% एग्जाम में आना है, तभी इस पे मैं काफी जोर लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, अगर सेट 2 आते हैं, एक सेट में एक्सेस डिमांड होगा, दूसरे में डेफिसिट होगा, Yes, दूसरा sir. कंसेप्ट।
सर हमें चलिए। स्कूल में भी कहा है मैम ने कि 110% जरूर आएगा ये। मैंने आपको बोला, ये आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूं मैं कि 8 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से तैयार करने हैं, उसी में से सब कुछ कवरेज होगा। मगर एक बात है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी चाहिए आपको। जो मैंने इक्विलिब्रियम वाले स्टार्ट किए हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए, वो आसानी से समझ नहीं आते। तो चलिए स्टार्ट करें। Fiscal policy is the expenditure and revenue policy of the government to accomplish the desired objectives. Main tools of fiscal policy are पहला एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो ब्रैकेट में लर्न करने के लिए लिख लीजिए रिड्यूस एक्सपेंडिचर। अगर महंगाई ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी क्या होती है, किसी को पता है? सर इंक्रीज इन रेवेन्यू। हाँ बिल्कुल, इंक्रीज इन रेवेन्यू। और सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या होगा? टैक्सेस के कारण। टैक्स होंगे। टैक्स लगेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा वहां से आना शुरू होगा। और तीसरा आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है, इसको आप रिड्यूस करेंगे, तभी हो सकती हैं ये सारी चीजें। तो आपने ध्यान रखनी है, पहला एक्सपेंडिचर पॉलिसी, दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी और तीसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक एक करके कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बोलने से ही आपको अगर टिप्स पे आ जाए या रीडिंग में जल्दी हो जाए तो और बेटर है सब्जेक्टिव के लिए। चलिए स्टार्ट करूं बेटा? यस सर। पहला, यस सर। पहला लिखिए एक्सपेंडिचर पॉलिसी। In a situation like an excess demand, government should curtail its public expenditure, अपने खर्चों को कम करेंगे। सच एज कौन कौन से खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा? कोई रोड्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रही है गवर्नमेंट की, बिल्डिंग बन रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, thereby
thereby reducing the money income, reducing the money income of people and their demand for goods and services. In this way, government should reduce the budget deficit which shows excess expenditure over revenue. Expenditure over revenue. थोड़ा हाँ कर देता हूं, excess expenditure over revenue. सर हाँ जी, सर इसमें हम एक रिड्यूस एक सेकंड बस. हाँ अब बोल. सर हम इसमें रिड्यूस करने में रिड्यूस ऑफ इम्पोर्ट्स भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे हैं बेटा, ओके सर। एक्सेट्रा करके सारे खर्चे हैं, जो मर्जी आप ले सकते हो. यार घर में भी तो हम लोग यही करते हैं, सारे के सारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, इस चीज पे आप कटिंग करिए. तो वही हिसाब है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगा, अपने रोड्स बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, या फिर इस चीजों को रिड्यूस कर ले जिससे कि खर्चे रुक जाएं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए. चलिए हो गया बेटा. यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे. Yes, sir. सेकंड, क्रेश. यस सर। हाँ बेटे, क्लास अटेंड कम कर रहा है तू. सर बस एक कल ही नहीं करी थी। वही मैं कह रहा हूँ. ऐसा है कि अभी 2-1 क्लासों के बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मत छोड़ दियो. ठीक है सर। रेवेन्यू पॉलिसी, क्योंकि ये तो फिर भी लर्निंग है, ये तो आप फिर भी कर सकते हैं लर्निंग में, बाद में न्यूमेरिकल में बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो. नेक्स्ट, द अदर इंपॉर्टेंट fiscal policy tool is revenue policy. Which is expressed in terms of taxes. के रूप में. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम पे, एक्सेस डिमांड के टाइम पे, द गवर्नमेंट should increase all the rates of taxes.
increase all the rates of taxes, especially on the rich people, जो टैक्स पे कर सकते हैं, on the rich people, because taxation withdraw the purchasing power from the taxpayers, and to that extent reduces the excess demand. मानसवी शॉर्टकट में बोल दो बेटा, रेवेन्यू पॉलिसी शॉर्टकट में बोल दो। मृदुल यस सर। बोल दे बेटा, शॉर्टकट में क्या बन सकता है? रेवेन्यू पॉलिसी का क्या कंसेप्ट है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस के रेट बढ़ा देने टैक्सेस चाहिए, इंक्रीज कर देगी, और जो हाँ जी। उस कैटेगरी में आते हैं दे कैन पे टैक्सेस। जो रिच पीपल हैं और जो उस कैटेगरी Rich में people आते के हैं तो ऊपर। सरकार की सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी उस टाइम पे। थर्ड लिखिए लास्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing. At the same time, deficit financing जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, प्रिंटिंग ऑफ currency notes should be cut down drastically because it increase the level of excess demand, that is inflation। कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन हो जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स हैं इनको आप डाउन कर दो या छापने बंद कर दो, जिससे वो कंट्रोल के अंदर आ जाए एक्सेस डिमांड। चलिए, हो गया बेटा? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। मिटा Yes, दो sir. इसको, रख दो। Yes, sir. हो गया सबका? एक बार बता दो। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, अब sir. एक बार लास्ट टाइम पूरा एक्सेस डिमांड डिस्कस कर ले शॉर्टकट में, जिससे किसी तरीके से ये लर्न हो जाए। क्योंकि मैं ऑनलाइन में आपको करा रहा हूं, अपने सामने नहीं करवा रहा। अगर ऑफलाइन में होता तो मैं साथ के साथ इसको लर्न करवाता, साथ के साथ, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि आना है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या शुरू किया? इधर दोबारा एक बार सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आज का डायग्राम, ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका वाई आ गया नेशनल इनकम। फिर यहां से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किस वजह से होता है? एक्सेस डिमांड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जो, हाँ जी, ये आपका एक क्वांटिटी या आउटपुट आ गया,
और ये एफ हो गया, ये ई हो गया जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, और जो ये गैप है वो कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। ये हो गया। तो बना क्या? एक्सेस डिमांड, शॉर्टकट में स्क्रीन सर ब्लर हो एग्रीगेट गई डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई के कारण। दूसरा सर स्क्रीन ब्लर हो गई। इन्फ्लेशनरी, ब्लर हो गई है हाँ सर जी। थोड़ी। एक मिनट देख लेता हूं। इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, यस चलिए। सर। हाँ जी, इन्फ्लेशनरी गैप आपको पता चल गया। तो गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड जो न्यू वाला बना है। फिर हमने क्या डिस्कस किया? इसका रीजंस में क्या क्या आ रहे हैं बताइए? इंक्रीज हो इंक्रीज रहा है, इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, साथ में इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, फिर उसके Investment बाद Investment, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट Decrease in एक्सपेंडिचर, और क्या क्या हो रहा है? डिक्रीज इन डिक्रीज इन Increase of इम्पोर्ट, imports. डिक्रीज reduction in इन taxes. इंपोर्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, और रिडक्शन रिडक्शन इन टैक्सेस। और रिडक्शन इन टैक्सेस। सर एक और तो था मैंने, कोई बात नहीं, जितने भी थे मैंने रीजंस लिख दिए। फिर अगला पॉइंट क्या किया मैंने? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किस किस के ऊपर हो रहा है बेटा? आउटपुट, आउटपुट पे, आउटपुट, जर्नल प्राइस लेवल जर्नल प्राइस General price लेवल, level. जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और और बेटा employment. तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। चलिए आखिरी इसके टूल्स क्या है इसको ठीक करने के लिए? फिस्कल अभी पॉलिसी हमने और मॉनेटरी पॉलिसी। एक मिनट डिस्कस किया है फिस्कल पॉलिसी। इसके 3 टूल है। पहला टूल क्या है बेटा बताइए? एक्सपेंडिचर पॉलिसी। Policy. एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसके अंदर क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर रिड्यूस, इसको Reduce खर्चों को in- रिड्यूस करिए। एक्सपेंडिचर और रिड्यूस कर दूसरा दीजिए government. रेवेन्यू Revenue पॉलिसी, expenditure. इंक्रीज इन टैक्सेस। इसमें Increase in टैक्सेस taxes. को इंक्रीज करना Increase है, कर देंगे. बढ़ाना है। और आखिरी वाला क्या है? Financial Deficit फाइनेंसिंग, Certain financing. जो Deficit प्रिंटिंग ऑफ financing. नोट्स है उनको रिड्यूस करना। रिड्यूस करना. ये पूरा है अभी तक का एक्सेस डिमांड। 100% आपको मैंने समझा दिया है किस तरीके से करना है। बस एक टूल और रह गया है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और फिर हम डेफिसिट जब स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, चलिए बस इसको इतना ही खत्म कर। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग डाल लीजिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज इन बैंक रेट। इंक्रीज इन बैंक रेट। चलिए बैंक रेट is the rate at which the central bank lends money to commercial bank to meet their long term needs, to meet their
long-term needs. During excess demand, central bank increases the rate of interest, which raises the cost of borrowing from the central bank. सर आपने हेडिंग क्वालिटेटिव डाली है फिर क्वांटिटेटिव? बेटा क्वांटिटेटिव, पहला वाला क्वांटिटेटिव. ओके सर. It forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages the borrowers from taking loans. उनको जान के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दो जिससे वो लोन नहीं ले. It reduces the availability of credit in the money and helps to reduce the excess demand. चलिए, जो बैंक है सेंट्रल बैंक, वो जान के इंक्रीज करता है रेट कमर्शियल बैंक को. उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी और फोर्स कर रहा है कमर्शियल बैंक को वो भी अपने रेट्स बढ़ाए, इंक्रीज करे, जिससे बोरोर वो लोन कम ले. उससे क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मार्केट में कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आए. चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 पे आ रहे हैं. सर कर लिया. सर एक मिनट बस, हो गया लास्ट सर. की 2 लाइनें रहती है, एक मिनट बस. सर हो गया. हो गया सर. चलिए बेटा हो गया. यस सर. यस सर. सेकंड, चलिए निखिल अब आवाज क्लियर है बेटा? यस सर. चल अब बता दे शॉर्टकट में इंक्रीज इन बैंक रेट का क्या लॉजिक है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. सर सेंट्रल बैंक है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सबसे देती पहले है. आपको ये याद रखना है, सेंट्रल बैंक जो है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में वो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं.
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो चीज कॉस्टली हो जाएगी, लोन कम लेंगे फिर वो। बिल्कुल लोन कम लेंगे। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से भी कम लेगा, तो जो Yes, हम sir. लोग हैं बोरोर है, हम भी कमर्शियल बैंक से कम लेंगे, तो क्रेडिट या पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो हम चुप करके बैठ जाएंगे, इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, इंक्रीज इन रेपो रेट। दूसरा, इंक्रीज इन रेपो रेट्स, इट इज द रेट, सर इसमें भी वैसा ही होता है ना, बस ये शॉर्ट सेम, टर्म। बिल्कुल सेम है, एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू commercial banks, loan to commercial bank to meet their short term, पिछले वाले में क्या था, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म था सर। शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स उसको पूरा करते हैं ड्यूरिंग excess demand, during excess demand central bank increases the repo rate, increases the repo rate, which increases the cost of borrowing, same, the cost of borrowing from the central bank, cost of borrowing from the central bank. As a result, commercial bank also forced to increase their rate of interest, उनको भी फोर्स किया जाता है इंटरेस्ट को रेट बढ़ा दो। It discourages the borrowers, it discourages the borrowers to take loan from commercial banks at high rate and reduce the availability of credit in the economy, hence reduce the excess demand या कंट्रोल कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, सेकंड वाला भी सेम है बेटा, हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज, it refers to
sale and purchase of securities in the open market by the central bank during excess demand. Central bank offer sale of securities. बेटा लिख लिया है, रब कर दो। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे एक लाइन लिख देता हूं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज reduces the reserve of commercial bank and reduce excess demand. थोड़ा सा नजर आ रहा है बेटा, नीचे देख लीजिए। यस सर, आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट। सर इधर रिजर्व्स इसलिए रिड्यूस हो जाते हैं ना, क्योंकि जो खरीदते हैं उनका डिपॉजिट सारे उनके पास चले सारे, जाते हैं। बिल्कुल सारे खत्म हो जाते हैं। रिजर्व्स किसी के भी अगर रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली है परचेजिंग थोड़ी कम हो जाएगी। 4th, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। LRR, increase in legal reserve requirement. Any increase in the such reserve is a direct method to reduce the availability of credit. There are two such reserves. कौन कौन से होंगे बेटा? सर CRR और SLR। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कैश रिजर्व रेशियो CRR पहला। दूसरा नाम क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी SLR. रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा? SLR। SLR. बिल्कुल SLR। चलिए, हो गया बेटा नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। यस Yes, सर। sir. चलिए
First, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, SLR, CRR. चलिए, it is the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by the commercial bank with the central bank. It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities which commercial bank are required to kept or maintain with themselves. चलिए, चल बेटा बता दे इसको काव्या, क्या मतलब है दोनों का? सर, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमें कमर्शियल बैंक को केप्ट करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कमर्शियल बैंक को अपने पास देमसेल्व्स अपने पास थोड़ा मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखना पड़ता है। चलिए, आवाज क्लियर है बेटा? यस सर। एक फोन आ गया था बीच में। देखिए, टू करेक्ट excess demand, the central bank increases CR or SLR it ultimately helps in reducing credit availability in the economy. चलिए, आ गया समझ? बता दीजिए। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, मैंने आज आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के सारे क्लियर कर दिया मैंने। और अगर आप बाद में रीडिंग कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत बड़ी। अब एक बार गो थ्रू कर दीजिए। एक्सेस डिमांड आप में से कोई शॉर्टकट में सारा समझा सकता है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था? एक्सेस डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है।
रीजंस क्या क्या होते हैं? कंजम्पशन बढ़ सकती कंजम्पशन है, बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट डिक्रीज ज्यादा इन होते हैं इंपोर्ट्स, इम्पोर्ट कम और हो जो सकते हैं, इम्पोर्ट्स होते हैं वो रिड्यूस डिक्रीज हो कर जाते हैं। सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट बिल्कुल, फाइनेंसिंग। और टैक्सेस को कम कर सकते हैं। यस सर, और बताइए उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? किस Impact. किस सर इम्पैक्ट इम्पैक्ट आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट जनरल प्राइस लेवल पे जनरल price प्राइस level, लेवल, और इन्फ्लेशन पे, employment और पे। एम्प्लॉयमेंट और और एम्प्लॉयमेंट पे। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने डिस्कस किया पहले फिस्कल फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, एक Revenue रेवेन्यू policy। पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी होती है और डेफिसिट Deficit फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने क्या सीखा है? बैंक क्वालिटेटिव रेट बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, और हमने बढ़ा क्या दो, सीखा है? तीसरा क्या ओपन सीखा है मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, और आखिरी वाला क्या सीखा है? लीगल लीगल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, रिजर्व उसमें रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक के साथ आपको परसेंटेज मेंटेन करनी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर आपको अपने बैंक के हिसाब से मेंटेन करना है अपना रिजर्व। चलिए, आज मैंने आपको सिखा दिया है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, कल करवाऊंगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए, दैट्स ऑल बेटा। चलिए, लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा क्वालिटेटिव, रह गया ना? क्वांटिटेटिव तो हो गया था, यस सर, यस सर, क्वालिटेटिव। चलिए, इंस्ट्रूमेंट्स, लास्ट टॉपिक है इसका, एक्सेस डिमांड का पूरा खत्म। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। Increase in margin requirement. It refers to the difference between market value and security, market value of security offered and amount value of lent, LENT, in case of excess demand. Central bank increases the margin requirement, which restrict the credit, creating power of banks. सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा, मॉरल सुशैन। एडवाइस, इसका मतलब क्या है? एडवाइस to discourage lending
advised to discourage lending. There is a combination of pursuant and pressure that central bank applies an order to other banks to get them act in line with its policy during excess demand. The central bank request or persuades the commercial bank not to advise credit for speculative. बेटा speculative क्या होता है बताइए? speculative और non essential activities. It help to reduce. सर स्पेकुलेटिव जो एसेंशियल नहीं है बेटा जुआ टाइप कह सकते हो, जैसे अच्छा। किसी पे बैटिंग करना, कुछ करना. टू रिड्यूस द availability of credit and aggregate demand. चलिए एक बार बेटा निखिल बोल दे. तो कौन सा सेकंड फर्स्ट? दोनों. It refer to the difference market value of security offered and amount of value of lent. इसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट. फिर आता है एक्सेस डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो क्रेडिट पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. दूसरे में कह रहा है डिस्करेज करना कि भाई लोन वोन इन चीजों के लिए मत लो. तो कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रल बैंक अप्लाई टू अदर बैंक्स टू गेट देम एक्ट इन लाइन विद पॉलिसी. एक्सेस डिमांड में क्या है? सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट करता है, परसुएट करता है कमर्शियल बैंक टू नॉट टू एडवाइस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेशन. मतलब उधार पे ऐसी नॉन असेंशियल एक्टिविटी या स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटी में मत आप पार्टिसिपेंट करो या लोन लो. तो इससे क्या होगा? रिड्यूस होगा एग्रीगेट डिमांड और क्रेडिट. चलिए फटाफट नोट कर लीजिए. लास्ट रह गया एक. सर पढ़ लिया. लास्ट कंसेप्ट. चलिए
थर्ड, एक्सेस डिमांड का लास्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट controls. Selective credit controls. It is a method in which the central bank gives directions to the other banks to give or not to give credit for certain purposes to particular sectors. During excess demand, the central bank introduce rationing of credit in order to prevent excessive flow and credit. It helps to wipe off the excess demand. ये 3 पॉइंट्स हैं जो क्वालिटेटिव के हैं, जो थोड़े से टिपिकल है लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े टिपिकल हैं। चल बेटा एक बार बोल दे आयुष, लास्ट वाला। अच्छा सर, selective सेंट्रल credit. बैंक It is a method in which the central bank gives give direction to other to the banks to other to banks give or to not give or give not for to give credit for certain बिल्कुल। purposes. मतलब to- ऐसे और- कई सेक्टर हैं उनको क्रेडिट पे ना दे, ये कंसेप्ट है। और एक्सेस डिमांड में रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट Yes, एक्सेसिव sir. फ्लो, और क्रेडिट हो गया तो ये वाइप ऑफ कर सकता है एक्सेस डिमांड पे। Okay. तो ये सारा था एक्सेस डिमांड का। इधर सबको बेटा अब डायग्राम या बाकी चीजें याद आ गई है, बता दीजिए। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है काव्या? सर जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। बिल्कुल। और हाँ, साथ में मृदुल भैया ये बताइए, डायग्राम आपको याद है? बहुत बार बना दिया मैंने। ये 45 डिग्री का Yes, बनेगा। 45 डिग्री ये एंगल 45 Aggregate degree supply को aggregate इधर supply और income. इनकम भी Y. बोलते हैं। यहाँ पे आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड C प्लस C I, प्लस I उसके बाद ये AD आपका dash. AD डैश होगा AD सर। डैश। तो इधर जो पॉइंट जाएगा वो आपका आ गया इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते क्या है? Full employment. एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये भी आपको आता है। फिर उसके बाद जो यहां तक अगर जाएगी लाइन तो ये क्या होगा F, और ये गैप क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप आ गया, समझे बात?
तो ये हमने पूरा इस चैप्टर के अंदर सीखा है। और एग्रीगेट डिमांड इसके अंदर बढ़ता है, और कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें कंपोनेंट? सी C C plus I plus D plus X minus X M. minus M. और Export minus एग्रीगेट import. सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? Y. National वाई। income. और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है? एग्रीगेट Aggregate सप्लाई supply या और national इनकम income. बोल लो। तो ये सारा कंसेप्ट था एक्सेस डिमांड में, जो हमने पूरा डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है, कल से शुरू करूंगा इसका डेफिसिट डिमांड। ये एक्सेस था, वो डेफिसिट है। डेफिसिट में पता है क्या होता है? उल्टा। ये आपने बनाया डायग्राम, ये 45 डिग्री हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया, वो नीचे की तरफ बनेगा, वो नीचे की तरफ। तो ये इक्विलिब्रियम है, तो नीचे का पोर्शन जो होगा वो कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप। वो इन्फ्लेशनरी था, ये डिफ्लेशनरी, नीचे की तरफ। हाँ सर, ठीक है। समझ के बाद तो चलिए कल से ये स्टार्ट करेंगे डिफ्लेशनरी वाला, और बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर है। जो उसमें लिखा है और इसमें लिखेंगे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर।